हाय गाइस। कल जो हम लोग पढ़ाई के थे ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलफेयर का हम लोग वो पोर्शन कवर अप किए थे जहां पर कि हमने जाना था कि विकास के पैमाने क्या है, डिफरेंट तरह के डेवलपमेंट होते हैं, ग्रोथ किसको कहते हैं, और हम लोग खासकर लेबर के बारे में भी हम लोग बात किए थे। आप आज हम लोग उससे अलग, अब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग अब बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। ये प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि अब सारा का सारा डेवलपमेंट का फोकस जो क्या हो गया है कि इसी पर, क्योंकि आज से 90 दशक के पहले हम लोग बात करते थे ग्रोथ का। तो वहां पर विकास का पैमाना यही था कि एक आदमी का इनकम या हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ज्यादा करते। लेकिन 90 के दशक में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि विकास का पैमाना जो है सो चेंज करने लगा, और इसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल हक और भारतीय अर्थशास्त्री आत्मसेन ने एक नया कॉन्सेप्ट पे लेकर उन्होंने, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि आखिर विकास हम कहते किसको है। और वहीं से तब जो है सो, और ये बात तब समझ में आई जब यूएनडीपी ने 1990 में पहली बार एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब कि प्रकाशित की। तब दुनिया को समझ में, तब दुनिया के सामने आया कि आखिर विकास का पैमाना क्या है। और वहीं से स्टार्ट होता है मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट, इन शॉर्ट, इट इज नॉट अबाउट द एक्सपेंडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ बट एंड नॉट जस्ट इकोनॉमी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को अमीर बना दिए तो वहां विकास हो। विकास के लिए बहुत सा चीजों की आवश्यकता, और इससे उन्होंने विकास के 4 पिलर्स को हाईलाइट किया। पहला पिलर था इक्वलिटी। विकास हो, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन उसमें और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनइक्वलिटी। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या अन्य किसी के आधार पर अगर हम भेदभाव करने लगे तो फिर वो विकास का पैमाना नहीं हो सकता। इसको भी देखा गया कि जहाँ विकास हो रहा है वहां पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक वर्ग के लोग बहुत अमीर हो रहे हैं या बहुत अधिक विकसित कर रहे हैं, बाकी वर्ग के लोग विकसित नहीं। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि विकास ऐसा नहीं है कि हम जो है फ्यूचर के कॉस्ट पे बहुत कुछ डेवलप कर लें। जैसे बीच में जो है सो डेवलपमेंट के नाम पे जो है सो असंख्यों पेड़ काट दिए, कई जलाशयों को क्या किया गया, उसको भर कर जो है सो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए। और आज वो जो काम किया गया वो कहीं ना कहीं जो है सो हमारे, हम ही परेशान हो रहे हैं आज के समय में, तो भविष्य में परेशानी तो और ज्यादा। तो ये सारे चीजें लेकर जो है सो विकास का पैमाना जो है सो चेंज हो कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। भविष्य के कॉस्ट पे हम जो है सो आज विकास की बात नहीं कर सकते। मतलब कि वही विकास करेंगे जिससे हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। उत्पादकता। पहले के जमाने में क्या था कि हम लोग बात करते थे कि आदमी कितना काम कर। आज के दौर में आप सिर्फ काम करो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हो। आप दिन भर बैठे हो बट लेकिन रिजल्ट इज जीरो, तो व्हाट इज यूज ऑफ दिस। तो आपका यह है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप काम किए हो तो आपकी एफिशिएंसी है। हमारे पुराने जमाने में क्या होता था कि खेती करता था लेकिन उत्पादकता बहुत कम थी। आज वही देख लीजिए, वही वही खेती से काफी उत्पादन हो रहा है। तो डिपेंड इस पर करता है कि आप इस पर फोकस करें, उत्पादकता भी आपकी कितनी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कहता है कि लोगों के पास विकल्प चुनने की शक्ति। आज इतना कौशल विकास योजना या स्किल या शिक्षा या स्वास्थ्य में आज इतने वेरिएशन, इतने ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि लोगों के पास एक विकल्प तो हो सामने ना। ऐसा तो नहीं कि हमको बस यही करने के लिए मजबूर है। एक आदमी मजदूर है तो इसका मतलब ईंटें उठाने के लिए मजदूर। अगर उसके पास स्किल रहेगा तो आज ठीक है, आज वो किसी काम से ईंटें उठा रहा है, कल के डेट में कुछ और कर लेगा। तो ये जो 4 पिलर माना जाता है मानव विकास के, ये 4 आपके स्तंभ है। ठीक है, तो यहां तक हो गया था।
आत्मसेन ने एक और अप्रोच दिया था जिसको कि हम लोग कैपेबिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। आत्मसेन के अनुसार विकास का मुख्य सरोकार उन क्षमताओं माने कि कैपेबिलिटी और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है जिसका लोग आनंद लेते हैं। मतलब कि एक सवाल के में पूछा है कि कैपेबिलिटी अप्रोच किसका दिया हुआ है, तो कैपेबिलिटी मतलब क्षमताओं का जो है सो और स्वतंत्रता का बेसिकली जो है सो ये एक अगर इस पर फोकस्ड है तो यहाँ से कंसेप्ट मतलब हमारे पास क्षमता भी होनी चाहिए और काम करने की स्वतंत्रता भी। तो दिस इज नोन एज इसी को कहते हैं हम लोग आत्मसेन द्वारा दिया गया था। इस सवाल पर पूछा हुआ है माने कि उनको अवसरों और विकल्पों दोनों पर केंद्रित हो। ह्यूमन डेवलपमेंट नापने के जो है सो कुछ आयाम है, कुछ डायमेंशंस है। डायमेंशंस कहते हैं इंडिकेटर, हम किस आधार पे मानेंगे कि हमारा क्या है। जैसे इंडिकेटर जन्म के समय जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये हुआ कि हम कितने दिन तक जिंदा रहते हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे लाइफ की। हमारे कल के आज से कुछ दिन पहले एक्सपेक्टेंसी जीवित रहने का दर बहुत कम था, एक्सपेक्टेंसी बहुत कम। आज देखिए तो लगभग 80-85 वर्ष के आसपास आम आदमी जो है सो यहाँ तक जिंदा। ठीक है, कुछ लोग का डेथ अलग, लेकिन ऑन एवरेज देखा जाता है तो लोग काफी दिनों तक लोग जिंदा मतलब ये रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो गोल पोस्ट है वो लगभग 85 वर्ष निर्धारित किया गया है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा 85 के आसपास होगी वहां का माना जाता है कि यहाँ का हेल्थ इंडेक्स काफी अच्छा है। शिक्षा होता है, जैसे सबसे बड़ी चीज होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक बच्चा कितने दिन तक स्कूल जा रहा है, जैसे हम सुनते हैं ना चलो एडमिशन तक करा लिया, भागा, ड्रॉप आउट हो गया। तो आज की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस चल रहा है कि ड्रॉप आउट हमारा कितना हो रहा है, कितने लोग प्राइमरी सेक्शन में एडमिशन ले रहे हैं और वो जो है सो हमारा जो है सो सेकेंडरी में फिर कितने लोग एडमिट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि प्राइमरी छोड़ कर भाग गए या प्राइमरी में बीच में क्लास छोड़कर निकल गए। तो आज हमारा शिक्षा का गोल यही है, एजुकेशन पॉलिसी का गोल यही है कि सभी को शिक्षित होना अनिवार्य किया गया और उसके साथ साथ जो है सो हमारा ड्रॉप आउट कम से कम। आज प्राइमरी सेक्शंस में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट हमारा ड्रॉप आउट 0। मतलब अब सोचिए कितना वो डेवलप करेगा, हमारा भी काफी कम है। बट लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात होती है तो एग्जाम्पल की बात हो रही है, तो जहां हमारा ड्रॉप आउट बहुत कम है इसी में आता है कि इसमें स्कूल में बिताए गए अधिकतम साल 18 रखा गया। मतलब कि अगर एक आदमी अगर 18 साल अगर विद्यालय में बिता रहा है तो इसका माना जाता है कि वो वहाँ का स्कूलिंग, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी बेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बताता है, ये केवल आय से मतलब नहीं बल्कि क्रय शक्ति। हमारे पास मान लीजिए बहुत सा पैसा और हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे, तो वहां का परचेजिंग पावर कितना है ये डिपेंड करता है। अब इस समय ये नहीं देखते एक आदमी की आय कितना, बल्कि ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है सो वो आदमी जो है सो उसका परचेजिंग पावर क्या है। समझ रहे हो ना? तो ये सारे चीज जो है सो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो है सो डायमेंशन है, जिसके आधार पर जैसे रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उसमें डिफरेंट कंट्रीज को बांटा जाता है, इस कंट्री का ये है, इस कंट्री का ये है। जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट आता है, एनुअल रिपोर्ट। अब इसमें देख लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर अगर एक्चुअली इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस हिसाब से होगा 0.800, मतलब 80 के 80% ज्यादा ऐसे मान लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये काफी हाईली डेवलप। 70 से अगर 80 के बीच में है या 7.799 तो मतलब कि आपका हाई डेवलप। 50 से 70 के बीच में है तो इसका मतलब है कि वो मीडियम डेवलपमेंट। और इससे अगर नीचे है तो उसको
लो डेवलप कंट्री मान। तो डेवलपमेंट का पैमाना जो है सो ये चेंज और पैमाना किसमें होगा, वही एसडीआई के जो तीन जो हमारे जो है तीन जो इंडिकेटर है उसी के आधार पर ये रिपोर्ट हमारा बनता है। अभी देख लीजिए, तो सबसे अति उच्च में कौन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हमारा आ रहा है, उच्च में श्रीलंका और चीन आ रहा है। बिहार जो है सो 6.44 के आसपास है, इसलिए जो है सो ये आ रहा है आपका। भारत के साथ साथ बिहार भी मतलब कि हमारा उसी श्रेणी में है। बिहार का स्कोर 0.617। तो अब इस सवाल आ सकता है कि बिहार का जो सर्वेक्षण के अनुसार जो है सो बिहार का स्कोर कितना है, 0.617 है। हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की रैंकिंग 130 से 134 के बीच में 0.64, मतलब लगभग जो भारत का रैंकिंग है बिहार का रैंकिंग उसके आसपास पहुंच रहा है। तभी जो है सो विकास का पैमाना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट ये डेटा तो आपको याद होना ही चाहिए। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है क्या है, जिन्हें ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह 17 गोल का जो है सो एक संग्रह, जिसे इन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जना, और यही गोल जो है इसका मूल उद्देश्य था 2030 तक गरीबी को समाप्त करना, अपने ग्रहों की रक्षा करना, और यह भी सुनिश्चित करना कि सभी लोग शांति और समृद्धि के, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह 17 लक्ष्यों का एक संग्रह बनाया गया, जिसको कि हम लोग एसडीजी गोल कहते हैं। टैग जरूर नहीं कि आपको हर गोल के बारे में पूछा जाए, सवाल जो है नहीं कर सकते कि हर गोल के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन हम जो विकास कर रहे हैं कई बार ये कैसे पूछ दिया जाएगा कि 7 निश्चय जो है हमारा जो है सो किस किस गोल को कवर अप करता है ना। तो आपको एटलीस्ट कुछ गोल तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के गोल का 1, नो प्रॉवर्टी, विश्व से गरीबी को समाप्त, भले याद हो या ना हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नो प्रॉवर्टी या गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। आप समझ रहे इसका महत्व क्या क्या है। जीरो हंगर, मतलब कोई भी आदमी भूखमरी से न मरे। तो और इसी के तहत जो आप देख रहे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था या आईसीडीएस का जो डेवलपमेंट जो है माल न्यूट्रिशन खत्म किया जा रहा है, वो किसको किया जा रहा है हमारा, हाँ, जीरो हंगर। पॉवर्टी इज ए डिफरेंट सेक्शन, गरीबी एक अलग सेक्शन हो और भुखमरी एक अलग सेक्शन हो। गरीब हो, ठीक है, गरीब होना, गरीब का पैरामीटर अलग होता है और भुखमरी का पैरामीटर अलग होता है। ये पहले जो डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, ये एसडीसी गोल 3 है। तो गोल नंबर के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उसमें क्या कर रहा है। एसडीसी 1 नो पॉवर्टी, एसडीसी 2 जीरो हंगर, एसडीसी 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, एसडीसी 4 एजुकेशन। तो जहां भी अब ऐसे देखिए, जहां भी आपको एजुकेशन की बात आएगी वहां पर सीधे बोल दीजिए एसडीसी 4, समझ रहे हैं ना। उत्तम स्वास्थ्य की जहां बात आएगी एसडीसी 3, पॉवर्टी की बात आएगी एसडीसी 1, हंगर की बात आएगी तो एसडीसी 2। तो ऐसे आपको दिमाग में बात को रखना और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेंडर इक्वलिटी, जहां पर हम लोग बात करते हैं महिला पुरुष जेंडर इक्वल, मैं इक्वल इक्वल पे इक्वल, ये सारे इस यहाँ से डील करते हैं। क्लीन वाटर सैनिटेशन, जब हमारे यहाँ आपको पता है कि क्लीन वाटर नल जल का कार्यक्रम चला, खासकर जैसे सैनिटेशन का कार्यक्रम चला, स्वच्छता का जाहिर सी बात है कि वो क्लीन वाटर किसको डील कर रहा है, एसडीसी को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गोल जो है हमारा किसको, मतलब कि कौन हम जो स्कीम चल रहे हैं ना, तो अब ज्यादा स्कीम किस पर चल रहा है, तो आप देखिए इसी को बेस करके स्कीम चल रहा है। एसडीसी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आज पूरा का पूरा वर्ल्ड किधर भाग रहा है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या कहाँ बात कर रहे हैं, एसडीसी 7।
तो इस ढंग से जो है सो ये सारे गोल याद रखने चाहिए। SDCA डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि सम्मानजनक कंडीशंस होने चाहिए। आज लेबर कोड इस समय जो परिवर्तन आया उसमें सबसे बड़ा रोल इसका है कि सम्मानजनक जो है सो कार्य की सम्मानजनक कार्य होना चाहिए, कंडीशंस अच्छा होना चाहिए। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है कि सीधे सीधे जो है सो यूथ को रिलेट कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना? है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि कौन सा गोल हमारा किस स्कीम को टच कर रहा है। ये जब आइडिया लग जाएगा, ये जब याद रहेगा ना, तो आप सीधे जो है स्कीम को अटैच कर दीजिएगा गोल से। क्योंकि राज्य सरकार भी चलती है या केंद्र सरकार चलती है, तो ऑलवेज जो है इस चीजों को ध्यान से रखकर वो डेवलप, क्योंकि मालूम है कि हमारा स्कोरिंग इसी से बन रहा है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानताओं में खत्म करना। SDC 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जैसे आपको पता है कि आज स्मार्ट सिटी और जितनी बात होती है, दलित मानव बस्तियों को समावेशी बनाना, सुरक्षित जीवन, ये सब चीजें स्मार्ट सिटी मिशन और सब आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजम्पशन एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, आपको पता है कि जैसे उपभोक्ता, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं, ऐसा कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको दिक्कत हो रहा है। सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ उधर से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमेट SDC 13 क्लाइमेट जलवायु एक्शन, आज समझ रहे हैं जलवायु एक्शन कितना इंपॉर्टेंट। तो जाहिर सी बात है अगर जलवायु की बात है तो क्लाइमेट एक्शन 13, SDC 13, और आप कह सकते हैं कि अफोर्डेबल SDC 7, SDC 5 भी कहीं ना कहीं, 6 भी कहीं ना कहीं, इसके 6, 7 और 13 जो है सो इन्वायरमेंट से क्लियर करता है। लाइफ बिलो वाटर SDC 14, समुद्र पानी के नीचे की जिंदगी है, इसकी बात है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं, तो अब हम लोग सिर्फ जमीन के ऊपर वाले जब आज इंसानों की बात नहीं करते, बल्कि जो ऐसे वैसे जीव जंतु जो सब कहीं उनकी बात करते हैं। अगर जाहिर से हम ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ाएंगे तो सारे सारे मरते रहेंगे। तो डेफिनेटली हमारा पॉल्यूशन कहाँ जा रहा है? जा तो रहा है जमीन के ऊपर से, लेकिन अफेक्ट कहाँ हो रहा है? जमीन के नीचे से। लाइफ ऑन लाइफ बिलो द वाटर, और 15 का लाइफ ऑन द लैंड, जमीन पे। बाकी जो है सो 16 है पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टनरशिप फॉर दो गोल को लक्ष्य करने की। तो ये हमारे 17 गोल को हमें 17 में से एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपके सामने। जो 7 निश्चय जो था सतत विकास, 7 निश्चय 2 नहीं, और SDC 7 में क्या हमारा रिलेशन है उसी को ही बता रहा है। जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति, 7 निश्चय जो आप बात कर रहे हैं, SDG 4, 8 और 9 को डील कर रहा है। आगे ना वहां पर IIT, ITI और पॉलिटिक्स को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना, ये अभी 7 में से 2 का ही सब पार्ट है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, SDC 5 महिला उद्योग को 5 लाख अनुदान और 5 लाख का बजट, ब्याज मुक्त, हर खेत को सिंचाई का पानी, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, जीरो हंगर, SDG 2 और SDG 2। आप एक बात देख रहे हैं कि सबको किससे टैग किया गया है? SDG गोल से टैग किया गया। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, SDG 6 और 11, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ शहर विकास है SDC 11, शहरी क्षेत्रों के ड्रेनेज सिस्टम, पिंक बसेस, सुलभ संपर्कता 9 और 11, बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा SDC 3। तो ये जो SDG हमारा 7 में से 2 जो है आपने देख लिया, 7 में से 2, और ये हर निश्चय जो है वो कोई ना कोई SDC गोल को 7 में से 3 लिया। हाँ ठीक है, तो उसको ला देंगे। ये 25 तक था ना, 26 हो गया आपका। फिर अभी जो है उसमें हम बात करें, ठीक है। सहस्त्र शताब्दी विकास, मतलब कि मिलेनियम डेवलपमेंट को उसी के साथ उसी को लेकर चला था, उसी को बेसिकली आया था क्या कि जो है सो मिलेनियम 2020 में संयुक्त राष्ट्र स्थापित द्वारा 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य
जिन्हें 2015 तक प्राप्त किया जाना था। इसको हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के रूप में भी जानते हैं। जैसे आपका एमडीजी उसी से रिलेट किया गया, शिशु दर को कम कर, वैसे हेल्थ से ज्यादा रिलेटेड, डायरेक्टली जो हेल्थ रिलेटेड, सब नहीं ये कुछ हेल्थ रिलेटेड है। कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि मिलेनियम गोल जो है डायरेक्टली हेल्थ से कौन से रिलेटेड। तो MDG4 शिशु मृत्यु दर को कम कर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 2 मातृ स्वास्थ्य लाभ में इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ SDG5। MDG6 था गंभीर बीमारियों से लड़, खासकर जो ऐसे जो बीमारी है जैसे आपका एड्स हो गया, HIV हो गया, मलेरिया, अन्य टाइप की मुक्त कर दो। तो ये सारे हमारे स्वास्थ्य में और भी जो डायरेक्टली नहीं है ऐसे रिलेटेड। MG1 जो है गरीबी, अत्यंत गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन। MG पर्यावरण स्थिरता और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप। जो लक्ष्य जो हमारा जो हुआ है, जिसके कारण कि हम लोग जो है सो 2015 में जो हुआ था शिशु, तब बिहार की स्थिति क्या है ये देखो क्या है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं क्या कि इंडिकेटर है यहाँ पर MGD काल 2020 से 15 तक वर्तमान स्थिति हमारी क्या। जब शुरू हुआ था उस समय हमारा जैसे शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। आज के डेट में कितना है? तो 23 है डेटा है। मातृत्व मृत्यु दर कितना था? 312 था। आज के डेट में 104 रह गया। संस्थागत प्रसव मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसको कहते हैं, अत्यंत कम था, पहले 20%, आज के डेट में 76% पहुंच गया। मतलब मैक्सिमम डिलीवरी हमारा कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में ही होती। स्वच्छ जल सीमित पहुंच लोग, अब आज 95% अधिक लोग पर जैसा हमारा पानी मिल रहा है। तो ये सारे चीजों आपको दिमाग में रखना होगा और इसको कहीं ना कहीं याद भी करना होगा, क्योंकि आप इसे अपना को बचा सवाल इसे जाएगा। और सब देख रहे हैं करंट डेटा से सब रिलेट किया गया है। एक होता है मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी, ठीक है, गरीबी में हम लोग देखे थे गरीबी क्या है, उसी के साथ आया मल्टी डायमेंशनल। तो गरीबी का मतलब सिर्फ पहले नहीं था, परंपरागत रूप से गरीबी सिर्फ आय या कैलोरी को मतलब, लेकिन आज किसी के पास पैसा पर पीने का साफ पानी या शिक्षा नहीं है तो भी गरीब। सिर्फ पैसा से नहीं नापा जाता है या खाने का सामान, बल्कि गरीबी उसको भी कहेंगे इसका पीने का साफ पानी नहीं, सैनिटेशन नहीं, ये सारी चीजों की बात करते हैं। तो इसके 10 पॉइंट होते हैं, 12 संकेत है, सबको शॉर्ट कर दिया गया है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसी 3 को मिलाकर बना। जैसे देखा जाता है कि पोषण, न्यूट्रिशन क्या स्थिति है वहाँ पर, बाल मृत्यु दर कितना है, प्रसव पूर्व देखभाल कैसे हो रहा है, स्कूली शिक्षा के वर्ष स्कूल में उपस्थिति कितना हो रहा है, रसोई घर, स्वच्छता, जल, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाते, ये सारे हमारे स्टैंडर्ड, इसी सबको मिलाकर जो है इसका मेजर किया जाता है। भारत ने पिछले 1 दशक गरीबी उनमें चमत्कारिक प्रोग्रेस किया है। 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। यह न केवल गरीबों की संख्या बल्कि जो गरीब बचे हैं उनकी गरीबी की गहराई भी कम, मतलब कि ऐसा नहीं कि जैसे गरीबी है ठीक है बाहर आ, लेकिन बहुत ज्यादा गरीबी थोड़ा कम है, इसी गहराई की बात। 25-26 में MPI के संबंध में बिहार का प्रोस्पेक्ट ये है कि नीति आयोग के अनुसार बिहार ने अपने MPI स्कोर में काफी तेजी से सुधार किया है, विशेषकर बिजली और बैंक खातों। ठीक है, हमारा आज भी बिहार के लिए पोषण और आवास जैसे एक सबसे बड़ा फैक्ट है। अब यहाँ पर रिपोर्ट जो है बिहार में लगभग जैसे 33.7 है जो पैमाना है, भारत में जबकि 11, अभी भी हम लोग काफी पीछे, बट काफी तेजी से आगे की ओर मूवमेंट है। ये रिपोर्ट है आपके लिए बहुत जरूरी। एक होता है गिनी इंडेक्स, ये सीधे बात करता है इनकम इनक्वालिटी। इनकम इनक्वालिटी का मतलब है कि जैसे यहाँ पर लोग, जैसे मान लो सोसाइटी की बात, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें
वहां पे हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में रहे, सबका लगभग स्टैंडर्ड एक ही, हल्का फुल्का अंतर होगा, लेकिन लगभग वो लोग का इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगभग आपका सेम है ना। तभी तो उस अपार्टमेंट में है लोग। तो अगर पर्टिकुलर अपार्टमेंट के अगर वहाँ 1 करोड़ के अपार्टमेंट लगभग वही लेगा जिसके 1 करोड़ 50 लाख वाला तो लेगा नहीं। तो डेफिनेटली वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड या इनकम लगभग वही होना चाहिए, हल्का फुल्का अंतर, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो। लेकिन अगर हम जैसे ऐसे सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे कॉलोनी, हम जैसे मोहल्ला की बात करें तो इसमें तो सारे बहुत सारे मोहल्ला होते हैं। अगर मोहल्ला में बात करें तो यहाँ पर देखते हैं किसी का मकान 5 मंजिला है, किसी का मकान 2 मंजिला है, किसी का मकान 1 मंजिला है। तो यहाँ पर आपको एक एक जाहिर सी बात है कि एक आपको एक डिफरेंसेस नजर आए कि एक आदमी बहुत अमीर है, एक बार 4 4 गाड़ी है, एक आदमी बगल में देखिए तो मोटरसाइकिल देखिए। तो दैट्स तो यही जो इनकम इनइक्वालिटी जो है इसी को मेजर करता है गिनी। तो गिनी इंडेक्स ये बताता है, करोड़ों गिनी द्वारा इनको विकसित किया गया था। मेन ये किसी देश के निवासी के बीच आय या धन का वितरण कितना समान हो। ऐसा है कि कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब। अगर एवरेज चल रहा है तो उसी को, तो अगर एक है तो सॉरी जीरो है, परफेक्ट इक्वलिटी है, मतलब कि लगभग हमारा सबका समानता है। हालांकि ऐसा होता नहीं। एक है इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक करोड़पति है, एक खाकपति, ऐसा भी नहीं होता। ये दोनों एक्सट्रीम केस है माना। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी गिनी इंडेक्स का किसी कंट्री का होगा तो इसके 0 और 1 के बीच में, इसी से जुड़ता है आपका लॉरेंस कर्व। ये बताता है इसके, अब ये एक कर्व है, कई बार पूछ देता है कि लॉरेंस कर्व जो है उसमें किससे रिलेट करता है। तो जाहिर सी बात इनकम इक्वालिटी या गिनी इंडेक्स है वो रिलेट करे, ज्यादा इसमें कोई कुछ करने की बात नहीं है। भारत का गिनी गुणांक आमतौर पर 0.35 से 0.403, जो मोटामोटी मिडिल स्तर को खाते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि सभी इंडेक्स को मिला दिए, जैसे एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जैसे भारत का कितना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, चूंकि मोटा मोटी हम लोग मान रहे हैं कि ये एक तरह का है, आपको बहुत सारी चीज नजर आएगी। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे बिहार का SDI 0.609, MBI गरीबी दर यहाँ पर 33-34 है हमारा, गरीबी से बाहर आए, अभी सर रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर, आय असमानता 0.35, मानव विकास है हम लोग लो मीडियम। तो ये हमारा पूरा इंडेक्स है। अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशन से। जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं तो एजुकेशन इन बिहार क्या है, हमारा विजन क्या है, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब कि इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन जो है सो हमारा पिछले दशक में शिक्षा पर लगभग 13.2 गुना की वृद्धि। पहले जो हम एजुकेशन पर खर्च करते थे, आज के डेट में 13% हमारा इंक्रीज कर गया। लक्ष्य हम लोग बात कर रहे थे, ड्रॉप आउट दर कम करना और नामांकन को बढ़ाना, यही जो है सब टारगेट है। पहला है यही है। अब इसमें बात करते हैं एसएस और इन्वॉल्वमेंट में कितना हमारा लोगों तक पहुंचे, कितना इन्वॉल्व। भारत में प्राथमिक स्तर पर टोटल जो हमारा लगभग जो पहुंच है, रिच है, वो लगभग 93% है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर गिरकर 56.2%। बिहार में नामांकन कितना हुआ है, 159.22 लाख हुआ है, समझे ना। बिहार का विशेष बात है, बिहार के स्तर पर जेंडर पैरिटी लगभग समाप्त हो गई, मतलब लड़का और लड़की के बीच का जो अंतर, जेंडर इक्वलिटी ऑलमोस्ट नहीं है। ड्रॉप आउट, जहाँ बिहार के माध्यमिक ड्रॉप आउट है 14.1% है, वहीं बिहार के हाल वर्षों में 13 दशमलव इतना की गिरावट दर्ज की, मतलब यहाँ पर 13.56%। तो लगभग जो है सो जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे हम उसके आसपास से बहुत दूर नहीं। नई नियुक्ति के बाद बिहार में अब राष्ट्रीय मानक 30.1 के काफी करीब हम लोग पहुंचे, लेकिन बहुत ज्यादा 30 शिक्षक पे 30 बच्चे पे एक। डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय स्तर पर 25% स्कूलों में बिजली और इंटरनेट का अभाव। 7 में से 2 के तहत डिजिटल इन बिहार पर जोर दिया गया है, या राष्ट्रीय स्तर पर दीक्षा और स्वयं
चल रहा है। बिहार ने अपनी माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ICT लैब विस्तार करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। अगर पूरा देखा जाए तो 5+3+3+4 ये आपका मॉडल है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है। तो जाहिर इस ढांचे को चरणबद्ध तरीके से बिहार में किया जाए। शिक्षा बजट GDP का 6% है वहाँ पर, हमारा जो है बजट का 15.2% है शिक्षा। ठीक है, सब आपका इकोनॉमिक सर्वे का लिया हुआ है, आपको पता चल रहा होगा कि मतलब कि सब डेटा का कितना महत्व है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिका शिक्षा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हमारे यहाँ चला जो स्नातक तक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे PME विद्या निपुण भारत, यहाँ पर सेफ सकर्ड, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं आपदा प्रबंधन और आंगनबाड़ी की सूचीकरण जैसा, ये दोनों के बारे में ज्यादा। अब एजुकेशन नेशनल एक्ट 2024 में बना था, जहां सरकार जो है पेपर लीक और धोखाधड़ी के खिलाफ काफी सख्त हुआ। 3 से 10 साल की सजा और लगभग 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान। ये बिहार में भी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की तकनीकी हस्तक्षेप करे कानून, मतलब कि यहाँ भी इस चीज को लागू किया जाए। 2035 तक उच्च शिक्षा में लगभग जो है 50% हमारा जो है लक्ष्य क्या है, उतना दूर तक जैसे हायर और मेडिकल स्कूल नहीं होता एजुकेशन, बहुत बार सीट खाली रह जाता है, भरता नहीं होगा। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर जो इतना है हमारे स्तर में मेडिकल सीटों में काफी वृद्धि है। जैसे अभी देख रहे हैं पहले हमारे मेडिकल सीट नहीं थी, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम था, आप इधर देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज काफी बढ़। बिहार सर्वेक्षण के अनुसार अब प्रति लाख आबादी पर डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफों की संख्या सुधार हो, जो WHO की सब रिपोर्ट आपको आगे मिले। अभी बताया जा रहा है क्या क्या चीज पर एजुकेशन पे या इस पर काम। WHO का रिपोर्ट है 1:1000 पे 1। उच्च शिक्षा कौशल विकास 2020 के डेमोग्राफिक डिविडेंड में बनाने में, डेमोग्राफी पहले देख चुके हम लोग, डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर यूथ संख्या बहुत ज्यादा है, तो वही चीज है। कौशल युवा, अब तक 1.6 करोड़ अधिक युवाओं को सॉफ्ट स्किल IT साक्षरता में प्रशिक्षित किया जा चुका। इतना करोड़ लोगों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उस शिक्षा के लिए 4 लाख का ऋण दिया जाता है, जिससे कि हमारा ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो, बहुत गरीब लोग इसलिए नहीं ले पाता था क्योंकि पैसे नहीं, लेकिन चूंकि अब 4 लाख रुपया दिया जा रहा है, इस कारण जो है हमारा जो लोग क्वालिफाई कर आराम से उनका एडमिशन। डिजिटल साक्षरता, अभी देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अवसर पर जो इंटरनेट वाला की बात करते हैं, ग्रामीण में लगभग 63% लोग इंटरनेट पे वो सर्च करता है। बिहार में जो है ये लगभग 52.5%। स्मार्ट क्लास 35% स्कूलों में जो है राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे यहाँ 45% स्कूलों में हमारा इंटरनेट पे या स्मार्ट क्लास की सुविधा। ICT लैब 24.2% है आपका राष्ट्रीय औसत। बिहार के सभी उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में लक्ष्य हासिल का लक्ष्य। अब समझ गया आपने क्या एजुकेशन का क्या है। स्वास्थ्य क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा मुख्य विजन क्या, स्वस्थ राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र। राष्ट्रीय स्थिति स्वास्थ्य पर कुल लगभग 9.04 लाख करोड़, का 3.8%, वो आपका वहां पे चल रहा है। इसमें बिहार का प्रदर्शन 25-26 में पिछले 19 वर्ष में स्वास्थ्य का लगभग 14.8 गुना बढ़ा। इससे पता चलता है कि बिहार जो है स्वास्थ्य और हेल्थ और एजुकेशन पे कितना ज्यादा फोकस है। ये आपका एक इंडिकेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.1% वर्ष है, यहाँ पर 69.5 है। MRM शिशु मृत्यु दर 28 है राष्ट्रीय से, यहाँ पर हम लोग क्या 23 है। मातृ मृत्यु दर जो है 97 प्रति लाख, यहाँ पर 104, जो पहले 312 था। इंस्टीट्यूशनल हमारा वहाँ पे 88 है, हमारे यहाँ 76.2, जो पहले देख रहे थे 20% था, काफी मतलब
ये डाटा पर आपको अभी ये सारा अब डेटा का ही खेल जाता है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात, नेशनल लेवल पे 1.6 लाख, 1 लाख से अधिक को जो है सो इसका फायदा मिल रहा है। बिहार में 10 लाख से 10,000 से अधिक उप केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में बदल दिया। मैं पहले था ना हेल्थ, अब एक सिर्फ अब हेल्थ एंड वेलनेस में जो है ना, तो अब उस हिसाब से जो है सो बिहार को लगभग 10,000 से अधिक जो हमारे उप केंद्र था, सब हेल्थ सेंटर था, उसको हम लोग जो है इसमें कन्वर्ट कर। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, हेल्थ अकाउंट, ये भी काफी करोड़, बिहार में करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई। जैसे आप देख रहे हैं हेल्थ कार्ड जो बना है, इससे हमारा संजीवनी के सुलभ आराम से। जैसे बिहार में 95% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल पहुंचाया गया, मतलब कि सैनिटेशन के स्वच्छ जल अब पी जाए, पानी पीने पर, जबकि ग्रामीण लोगों को पहले पीने का पानी स्वच्छ। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टेक होम राशन में बाल पोषण कर 6.2 की वृद्धि। जैसे ICDS में जाइए, हर गांव में जो है चाहे टेक होम राशन जो है किसके लिए, तो जैसे गर्भवती महिलाएं वगैरह लोग, या प्रसव या दूध पिलाती माताएं जो, और हर बच्चों को खाना जो 6 वर्षों से कम बच्चों को पोषण दिया जाता है। ये जो मैं बता रहा था पहले, जैसे हमारे यहाँ क्या है, अभी जो है सो डॉक्टर की आबादी बिहार में कितना है, तो 1500 से लेकर 2000 के पास एक डॉक्टर, जबकि ये WHO कहता है 1000 का। नर्स की आबादी 1800 पर एक है, और ये WHO कहता है 1300। पैरा मेडिकल साहब इसमें काफी भिन्न। चलिए, तो ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डाटा इसमें बहुत ज्यादा थे, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, और आपने इतना ध्यान से इसमें किसी चीज की जानकारी हो या PDF चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, जस्ट आपको कॉल कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप या किसी आपको भेज, फिर आप प्रिंट करिए। मेरा नंबर है 87896328 ऑप्शन पर। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।